हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने 12वीं जो कृषि विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 6 और उसका हमने जो है धान पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे मक्का। सबसे पहली बात, मक्का का जो है आपका पहला ही क्वेश्चन आता है कि मक्का का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो जिया मेज, ये एल बली लिखो या मत लिखो। एल क्या है? एल जो है वो फर्स्ट नेम है जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है। भाई जिया मेज जो नाम है जिस वैज्ञानिक ने दिया है उस वैज्ञानिक के नाम का फर्स्ट लेटर, तो इसलिए आप जिया मेज लिखो। कुल की बात करें तो कुल क्या है? पोएसी। पोएसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेमनी। ये भी आपको याद रखना है, पोएसी का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेमनी होता है। क्लियर यहाँ तक? अगर आपसे आ जाए तो एक नंबर में आप कर लोगे। चलिए महत्व की बात करें, मक्का एक मुख्य खाद्य फसल है, मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे के रूप में खाया जाता है। बेसिक बात है, कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ पर समझाने वाली बात आएगी वहाँ मैं समझाऊंगा। मक्का कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? 76.8। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपकी 12वीं क्लास में कि भाई जो मक्का है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तब आपको करना है। दानों को भून कर सत्तू के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो पुराने ज़माने में जो है पहले सत्तू बनाते थे, मैंने भी खाया है ना। तो सत्तू के रूप में जो है किया जाता है। मक्का की उत्पत्ति की बात करें, अमेरिका या मैक्सिको है। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है 12वीं क्लास में कि उत्पत्ति स्थान क्या होता है मक्का का? मैक्सिको। मैक्सिको अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अमेरिका भी कर सकते हो। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर जिलों में उगाई जाती है। क्लियर है? अब देखो, बाकी तो आप खुद भी लिख सकते हो। बाकी याद करने की बात करें तो याद करने वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपको याद रखना है, तो वो एक तो मैक्स को याद रखना है, इसका उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है, एक कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। क्लियर है? तो ये आप लिखिए। बाकी जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं 12वीं क्लास की, तो हमने हमारी एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर 12वीं क्लास का कोर्स लॉन्च कर दिया है, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जलवायु की बात करते हैं। भाई मक्का के लिए जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण एवं आर्द्र। जब देखो जैसे अभी धान हो गया है ना, फिर ये मक्का है, तो मैं बाईकायदा इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगली क्लास में जब भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मैं बाईकायदा ये प्रैक्टिस का पूरा वीडियो डालूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं ना। क्योंकि हम जो भी मेरा जो कोर्स है 12वीं कृषि विज्ञान का जो कोर्स है उसमें मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से चैप्टर को समझा रहा हूँ और उसके बाद उसमें क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। मक्का की बात करें तो मक्का में उष्ण और आर्द्र। उष्ण मतलब होता है हॉट एंड ह्यूमिड, आर्द्र मतलब इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिड, यानी कि वाली फसल है, जलवायु की फसल है। ऐसा मौसम कब रहता है भाई? आर्द्र मौसम कब रहता है? जब बरसात होती है। आप देखेंगे कि जो बरसात का सीजन होता है उसमें बरसात के सीजन में गर्म मौसम रहता है, मौसम गर्म रहता है और बरसात भी होती है, तो आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। भाई आर्द्रता जब बरसात ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें की वजह से जो बरसात का पानी है वो वाष्प में बदल जाता है और वातावरण में रहता है, तो इससे क्या होगा? जलवायु है वो कैसी है? आर्द्र हो जाएगी। तो याद रखना है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए आदर्श तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसकी वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के लिए जो है मक्का की वृद्धि के लिए 24 से 30 रहता है। पकते समय गर्म एवं शुष्क वातावरण उपयुक्त रहता है। यदि जब मक्का पटाव पर आ चुका है, मक्का पकने वाला है, उस टाइम की बात है, उस टाइम जो मौसम है वो गर्म होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। ये खास बात है। भाई शुष्क इसलिए होना चाहिए क्योंकि मक्का का जब दाना भरेगा तो उस टाइम पर जो है बरसात या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत जो रोग हैं, डिजीज हैं वो लग जाएंगे, कीटें लग जाएंगे। इसलिए जो है शुष्क मौसम होना जरूरी है। पौधों की बढ़वार के लिए 60 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। यानी कि पौधों की बढ़वार के लिए 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए वातावरण में।
वातावरण में जो आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 60 से 70% होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता भी दो तीन प्रकार की जो है हम पढ़ते हैं, जो आपने 11वीं क्लास जो है 11वीं कृषि विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, अध्याय नंबर 2 में, है ना, वहाँ आप देख सकते हैं विस्तार से जो है उस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए, ये आप नोट डाउन करें। फिर अगला है मृदा एवं खेत की तैयारी। मक्का के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। देखिए, जो बलुई दोमट मृदा है ना, ये कोई भी फसल हो, आप तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आ जाए, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि भाई मृदा, किसी भी कोई भी जो फसल है उसकी मृदा के बारे में लिखो, तो ये आप तो बलुई दोमट ही लिख के आ जाना, है ना, या दोमट मृदा, बलुई दोमट आप लिख के आ जाना कि भाई बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, कुछ को छोड़कर। जैसे धान है, धान में काली मृदा है, इसके अलावा कपास है, उसमें भी काली मृदा है ना, ऐसे कुछ मृदाओं को छोड़कर बाकी सब में बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। आप तो लिख के आ जाना, सही हो जाएगा। पीएच मान की बात करें, कोई भी जो है आप जो है मृदा का पीएच मान अगर आपसे पूछ ले कि भाई पीएच मान लिखो, तो पीएच भी मान आप लिख सकते हैं, वो भी आप न्यूट्रल लिख के आना। न्यूट्रल मतलब 7 से थोड़ा सा कम और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बीच की रेंज लिख के आ जाना। तो देखिए 6 से 8.5, इसके बीच में 7 आता है, तो रेंज इस प्रकार से आप रेंज लिख देना। मक्का की खेती के लिए, मक्का के लिए खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 2-3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर कर पाटा लगाकर भुरभुरी बना ले में। अब ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी को याद रखो। आप तो लिख सकते हो भाई खेत की जो है तैयारी के लिए, मक्का के लिए खेत की तैयारी में सबसे पहले आप जुताई कर दो, हल से जुताई कर दो, फिर एक बार कल्टीवेटर से जुताई कर दो, फिर मैज दे दो, या मैज या पाटा चलाना वो दे दो, और मृदा को भुरभुरी बना लिया जाता है। ये तो एक व्यवहारिक तौर पर भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये जो भाषा शैली लिखी हुई है आप यही भाषा में लिखो। बस समझ लो कि भाई खेत की तैयारी कैसे करते हैं। खेत की तैयारी कोई भी फसल हो, कोई भी फसल की खेत की तैयारी के लिए हमें जो खेत है उसको अच्छा बनाना है। अच्छा बनाने के लिए आप जुताई करोगे, 2-3 बार जुताई कर दो और पाटा चला दो तो बढ़िया हो जाएगा। ये खेत की तैयारी है, कोई भी मृदा हो, सॉरी कोई भी फसल हो, कोई भी फसल में खेत की तैयारी आप ऐसे ही कर सकते हो। चलिए और देखते हैं, उन्नतशील जो है किस्मों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उन्नतशील किस्में जो हैं, एक तो शीघ्र पकने वाली, मध्यम व देर से पकने वाली। शीघ्र पकने वाली जो है 80 से 100 दिन में पककर तैयार होती हैं, और मध्यम और देर से पकने वाली जो है 100 से 120 दिन में तैयार होती है। एक तो ये बात है। एक यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और दिया हुआ है संकुल किस्में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट वेराइटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट वेराइटी। अच्छा, कंपोजिट दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है ना, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो शीघ्र पकने वाली जैसे बायो 97 है, बायो 9681 है, HQPM फर्स्ट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी कि ऐसी किस्में जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि जो मक्का है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मक्का में जो है जिन जो है प्रोटीन पाई जाती है, तो इस प्रोटीन की मात्रा HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज में जो है ज़्यादा होती है ना। HQPM 5 PEHM 5। अब यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आ जाता है, PEHM 5 जो है टिस्टिटिस में है, HQPM फर्स्ट जो है टिस्टिटिस में, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। 12वीं क्लास का ही बोल रहा हूँ मैं, जेट में तो आता ही है, जेट में तो आता ही है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। प्रताप मक्का, या फिर क्वेश्चन और कैसे बनता है कि मक्का की 5 किस्मों को लिखिए, तब आपको बनता है ये। फिर और आ जाइए, देखो मध्यम डेटन है, डंडा सफ़ेद 2 है, डंडा 11 है, माही धवल, एक माही धवल होती है और एक माही कंचन भी होती है ना।
माही धवल, ये रही माही टंचन, माही टंचन, माही धवल, ये राजस्थान से निकाली गई है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि माही टंचन माही धवल किस टीचर्स में मट्टा टी में मोस्ट फेमस है। बस्सी सेलेक्टेड भी पूछा गया है, टेस्टी किस्म होती है ना। ये सब जो है अरावली मट्टा, ये सब आप देखना। चंदन सफ़ेद मट्टा टू, चंदन मट्टा, चंदन मट्टा फर्स्ट, ये सब आप लिखिए और इनको याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि मट्टा की दो कंपोजिट किस्मों को लिखिए, मट्टा की दो संकुल किस्म कह दो या कंपोजिट किस्म कह दो, मट्टा की दो कंपोजिट किस्म। तब आपको ये वाली नहीं लिखनी, आपको ये जो नीचे लिखी रही हैं ये लिखनी है ना। जब मट्टा की दो कंपोजिट किस्मों के बारे में बात हो रही है या संकुल किस्मों के बारे में बात हो रही है, पता चला आप ऊपर वाली लिख के आ गए तो वो तो गलत है ना, आपको ये लिखनी है। नवजोत है, माही कंचन है, बस्सी सेलेक्टेड है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोडेड कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और जब मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तब आपको और समझ में आएगा। अभी तो टेबल आप याद कर लो भाई, मैं प्रैक्टिस भी तो कराऊंगा, धान की प्रैक्टिस कराऊंगा, मक्का की कराऊंगा। अगला देखिए, बीज दर बीज उपचार। संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्म जो है यदि आप ले रहे हो तो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर आपको क्या है, प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर चाहिए, यानी कि 8 हेक्टेयर में इतना बीज चाहिए। संकुल किस्में यदि आप ले रहे हो तो 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। बेबी टॉर्न ले रहे हो तो 22 से 25 केजी। चारे के लिए 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। अब ये डायरेक्ट एग्जाम में आती है, अब ये जेट एग्जाम में भी आती है, सीयूटी एग्जाम में भी आती है ना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, संकर किस्मों की बीज दर बताओ, है ना, 20 से 25। संकुल किस्मों की बताओ, 18 से 20। ऐसे ही बेबी टॉर्न की बताओ, 22 से 25, 40 से 45 चारे के लिए। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद करना है, ये पूरा अच्छे से याद करना है आपको, ये आप लिखिए। फिर और देखते हैं क्या है भाई, बीज उपचार। देखिए बीज उपचार के लिए आप फिर से कर लो, लिखने के लिए कोई भी बीज हो आप तो दो चार कवकनाशी याद कर लो और एक दो कीटनाशी याद कर लो। सबसे पहले आप कवक से उपचार कर दो बीज का, कवकनाशी से सॉरी, पहले सबसे पहले आप कवकनाशी से उपचार कर दो बीज को। भाई बीज को एक किसी भी पात्र में ले लो, उस पात्र में वो उपचार कवकनाशी आप डाल दो और बीज डाल दो, उपचारित कर लो। भाई बीज कवकनाशी यदि द्रव के रूप में है, लिक्विड के रूप में है तो भाई थोड़ा वो बना लो आप सॉल्यूशन। द्रव के उसमें ठोस के रूप में है या ऐसे पाउडर के रूप में है तो पाउडर को हाथ से पॉलीथीन लगा के, हाथों पर पॉलीथीन लगा लो और उस बीज को मिला दो उसमें, ये बीज उपचार हो जाएगा। अब कवकनाशी कौन कौन से लेते हैं, ये आप क्या करो, पूरी की पूरी फसल में आप यही बीज उपचार लेके आ जाना, भले सही होगा 100%, है ना। कि भाई देखो, मट्टा का बीज 3 ग्राम थायरम, ये नोट डाउन कर लो, यूनिवर्सल कर लो आप तो, कोई भी फसल के बारे में आ जाए बीज उपचार आप तो एक बीज उपचार याद कर लो और वही लिख के आ जाना, आपका नंबर मिल जाएगा। थायरम कैप्टान से उपचारित करना चाहिए, अथवा 3 ग्राम कार्बेंडाजिम, 50 WP। ये देखो ये क्या है, इसका रूप होता है, जैसे कार्बेंडाजिम 50 WP। अब इसका मतलब क्या होता है, WP का है वेटेबल पाउडर, यानी कि जो कार्बेंडाजिम है वो पाउडर के रूप में आता है। ये 50 का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मुलेशन होता है जो आपके काम का नहीं है, आप तो बस इतना याद रख लो कि भैया कार्बेंडाजिम यूज कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा या 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से डाउनी मिल्डू प्रकोप वाले क्षेत्र में बीज, है ना, एप्रोन 35 SD 4 ग्राम या एप्रोन एक्स 835 EC 8 ml दवा से प्रति केजी ग्राम जो है बीज से उपचारित करना चाहिए। अब इसका सिंपल रूप बता देता हूँ, आप तो जो जो मैं बोलूँ आप तो केवल उनको नाम याद रख लो। आप तो सीधे तौर पर जो है, अगर आपको याद नहीं रहे आप तो सीधे तौर पर लिख के आ जाना कि मक्का के बीजों को इससे उपचारित करते हैं, या किसी भी फसल के बीज को या जोड़ के आप आ जाना, वैसा आपका काम हो जाएगा। जो मैं नोट डाउन करूं वो आप याद कर लेना। थायरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, ये सब क्या है, ये सब जो है कवकनाशी है।
क्या है भाई, कवटनासी। ठीक है, फिर आ जाइए, ये याद रखना है, फिर आ जाइए ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा क्या होता है, यह एक मित्र कवट होता है जो दूसरे कवटों को मारता है। ये एक जैविक कवटनाशी है, क्योंकि जो है कवटनाशी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा एक कवट है खुद। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा अपने आप में खुद कवट है और दूसरे कवटों को मारता है। तो ये क्या हो गया, एक जैविक कवटनाशी हो गया, क्योंकि जीव है भाई। कवट क्या है, एक प्रकार का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, तो इसलिए हमने लिख दिया जैविक कवटनाशी ट्राइकोडर्मा। अब क्वेश्चन आ जाए आपसे कि किसी एक जैविक कवटनाशी का नाम लिखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। आगे आगे आपके अध्याय नंबर 2 आपने पढ़ा हो तो वहां बाईकायदा लिखा हुआ है कि ट्राइकोडर्मा एक जैविक कवटनाशी है। देखो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमारा फोकस केवल यही रहेगा ना, सब फोकस रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मित्र कवट या जैविक किसी एक जैविक कवटनाशी का नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। आपसे क्वेश्चन आ जाए किसी किसी दो कवटनाशी के नाम लिखो, अब कवटनाशी के नाम लिखो तो थायरम, कैप्टान और कार्बेंडाजिम, 3 कवटनाशी ये लो। तो ऐसे ऐसे आप याद रख लो भाई, क्योंकि जरूरी थोड़ी आप कोई भी, अब यहाँ पर आ गया कोई भी कवटनाशी के नाम याद रखो, कोई भी 2 कवटनाशी के तो 2 यही याद कर लो ना, दूसरी जगह याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे साथ याद करो, बोलो थायरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, है ना। बाविस्टीन, इसी को हम बाविस्टीन भी कहते हैं कार्बेंडाजिम को। क्लियर है। से डाउनी मिल्डू प्रकोप वाले क्षेत्र में, है ना, ये आप उपचारित कर सकते हो बीज को। अब डाउनी मिल्डू जो है इस मक्का में होने वाला एक रोग होता है, तो इसके लिए आप एप्रॉन, एक तो आप क्या है एप्रॉन, अब इसका भी नाम याद रखना चाहो तो रख लो, है ना, एप्रॉन का नाम याद रख लो। एप्रॉन क्या है, यह भी एक कवटनाशी है। ये भी क्या है, कवटनाशी है, बस याद रख लो आप। चलो लिखो आप इसे, है ना, लिख लो, बाकी मैंने आपको समझा दिया भाई क्या है क्या नहीं है। बाकी प्रैक्टिस कराऊंगा तब पूछूंगा, ध्यान रखना है ना। चलिए, और जो विद्यार्थी नए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो 12th एग्री, यदि आप 12वीं क्लास में हैं और 12वीं क्लास के साथ साथ आप जेट और CUT की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए, ताकि हमारी जो नई अपडेट है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की PDF है, नोट्स हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहते हैं, है ना। बाकी कंप्लीट एक साथ आपको पूरे नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सब कुछ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, वहाँ सब कुछ मिलेगा। और जिस प्रकार से मैंने ऐसे समझा ना, ऐसे ही मिलेगा, और गारंटी है पूरे राजस्थान में सबसे बेहतर कंटेंट मिलेगा, सबसे बेहतर तरीके से हम समझाते हैं। अब आ जाते हैं बुवाई का समय। भाई मक्का कब बोया जाता है, सोचिए, मक्का बोया जाता है बरसात में, बरसात आती है उससे पहले जो है मक्का बोया जाता है। लेकिन अब जो है मक्का जो है बुवाई मेनली, तो देखिए मक्का जो है, यदि आपसे पूछा जाए तो मक्का क्या है, एक खरीफ ऋतु की फसल है। वैसे तो खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन इसकी जो बुवाई है, बुवाई, इसकी जो बुवाई है वो खरीफ में भी कर सकते हैं, इसकी रबी मौसम में भी कर सकते हैं, और इसकी जायद में भी कर सकते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए, खरीफ मतलब बरसात, वर्षा वाला मौसम, रबी मतलब सर्दियों वाला मौसम। जो सर्दियों वाला मौसम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं। और जायद, जायदा नहीं है ये, जायद है, जायद, जायद मतलब गर्मी वाला, जायद मतलब गर्मी वाला मौसम। तो तीनों मौसम में जो है बुवाई हम कर सकते हैं मक्का की। तो याद रखना है,
मक्का की बुवाई खरीफ में यदि कर रहे हैं तो खरीफ आपको पता है बरसात वाला मौसम, और बरसात कब से प्रारंभ होती है? बरसात जुलाई से प्रारंभ होती है। तो थोड़ा सा आप जब वर्षा प्रारंभ हो रही होती है, जब पता चल जाता है कि हल्की फुल्की बरसात हो रही है, तो पता चल जाता है कि बरसात आने वाली है, बरसात का मौसम आ गया है, तब उससे थोड़ा सा 5-7 दिन पहले आप क्या करो, बुवाई कर दो। इसीलिए खरीफ की जो बुवाई है वो जून जुलाई में की जाती है। रबी, अब रबी मक्का, यदि आप मक्का को रबी मौसम में बोरो, रबी मौसम मतलब सर्दियों वाला मौसम, तब आप क्या करो, अक्टूबर नवंबर में बो दो, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर नवंबर से ही हल्की हल्की सर्दियां प्रारंभ हो जाती हैं। जायद की बात करें, जायद मतलब गर्मियों वाला, गर्मियां कब आती हैं? फरवरी मार्च के बाद आती हैं। तो फरवरी मार्च में आप क्या करो, जायद में बुवाई कर दो। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, मक्का की बुवाई लिखो, खरीफ में बुवाई जून जुलाई में, रबी में बुवाई अक्टूबर नवंबर में, जायद में बुवाई फरवरी मार्च में। आप तो बस इतना देख लो कि ये मौसम ऋतुआं कब आने वाली हैं, उससे जस्ट 1 महीने वाला पहले वाला महीना ले लो। जैसे जुलाई में बरसात आती है तो हमने क्या ले लिया, जून ले लिया। जनरली नवंबर में सर्दियां अच्छी खासी नवंबर में प्रारंभ होती है, तो हमने अक्टूबर ले लिया, तो अक्टूबर से नवंबर, क्योंकि बुवाई थोड़ा सा पहले करते हैं मौसम आने से पहले। अब जैसे मार्च में जनरली क्या आता है, गर्मियाँ आजकल मार्च में ही आ जाती हैं, तो हमने क्या ले लिया, फरवरी मार्च ले लिया। अब इसको अगर आपको याद नहीं रहे तो मार्च अप्रैल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आपको परीक्षा में यदि लिखना है तो मार्च अप्रैल कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है आप भूल गए कि यार फरवरी मार्च सर ने तो फरवरी मार्च बताया, आप मार्च अप्रैल भी लिखोगे तो ये भी सही है। एग्रीकल्चर में आप कुछ भी लिख रहे हो ना तो वो भी सही है, बस कॉपी को कभी खाली छोड़ के मत आना। चलिए फिर हम देख लेते हैं, मक्का के लिए कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 25 से 20 से 25 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हुए करनी चाहिए। इसका मतलब समझो, जैसे ये खेत है, इस खेत में ऐसे कतार बनाई हुई हैं, रो और वो बनाए हुए हैं, जो है बुवाई वाली मशीन से बना सकते हैं, कैसे भी, ये इनको हम क्या कहते हैं, कतार। तो क्या लिख रहा है, कतार से कतार के मध्य की दूरी, यानी कि ये दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, 45 से 60 सेंटीमीटर। ये भी पूछा जाता है ना, कतार से कतार के मध्य की दूरी 45 ये होती है, इस दूरी को हम कहते हैं कतार से कतार के मध्य की दूरी। अब पौधे से पौधे के मध्य, अब इस कतार में यहाँ पर पौधा लगा दिया, यहाँ पर पौधा लगा दिया, तो पौधा क्या है, एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है ना। इसको हम कहते हैं पौधे से इसको, ये जो है इस पौधे से पौधे की दूरी वो कितनी हो रही, 20 से 25 सेंटीमीटर, ये लो। और बाकी गहराई में भाई बीज की गहराई कितनी, 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये ध्यान रखें। चलिए, है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये पूरा जो है बुवाई का समय, बुवाई की विधि हो रही है ना। देखो क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, क्लास पसंद आ रही है तो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, ये आप लिखो, देखो मैं बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूँ। फिर आगे आ जाइए, खाद एवं उर्वरक की बात करें तो मक्का की फसल में अच्छी उपज लेने के लिए 15 से 20 टन गोबर की खाद, सड़ी खाद, ना भाई, यदि आपको जो है खाद उर्वरक, देखो अगर आपको किसी भी फसल का, ध्यान से सुनना, किसी भी फसल का खाद उर्वरक लिखने को आए तो खाद उर्वरक में एक तो आपको लिखना होगा गोबर की खाद। किसी भी फसल की, अगर देखो मैं बता रहा हूँ जितनी भी फसल है मैं पूरी फसल की बता रहा हूँ, यदि गोबर की खाद लिखने को आ जाए कि आपको, सॉरी, खाद एवं उर्वरक लिखने को आ जाए तो सबसे पहले आप लिखना कि भैया इस फलानी फलानी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए तो गोबर की खाद डालनी चाहिए। वो आप 15 से 20 टन, टन करके आ जाना। 1 टन में कितना केजी होता है, 1 टन में बराबर 1000 केजी, ये ध्यान रखना है ना। चलो, तो गोबर की खाद कितनी, 15 से 20 टन। अब इसके अलावा अब क्या लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है और फास्फोरस लिखना होता है, और पोटास, पोटास को डिनोट करते हैं के से।
ये लिखना होता है। अब इसमें जो है जिस फसल में जितना दिया जाता है उतना आप लिख देना, है ना। जैसे आगे मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन की कम मात्रा कहाँ पर लिखनी है। जो दलहनी फसल होती है वहां पर नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को उपलब्ध रूप में कन्वर्ट कर लेती हैं। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा दलहनी फसलों में कम पड़ती है, यहाँ पर तो ज़्यादा पड़ती है। ज़रूरत देखिए 80 से 120 केजी नाइट्रोजन दे दो प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है, 50 से 60 केजी फास्फोरस दे दो और 20 से 30 केजी क्या करो पोटास दे दो। बोले सर देखो हमेशा याद रखना किसी भी फसल में आपको ज़्यादा मात्रा देनी है तो नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा, उससे लगभग आधी आधी से थोड़ी सी या तो ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा आधी से थोड़ी सी ज़्यादा आपको फास्फोरस की मात्रा, और उससे भी जो है उससे कम पोटास। कोई भी फसल, कोई मान लेते हैं कोई एड्स फसल है, यदि आप किसी भी एक फसल में आपको दे दिया गया कि भाई इस फसल में आप खाद और उर्वरक लिखो, तो आप क्या करना, गोबर की खाद को तो आप फिक्स कर लो कि 15 से 25 जो है टन आपने गोबर की खाद देनी है। अब इसमें जो है आप क्या है नाइट्रोजन को आप कितना भी लिखो, जैसे नाइट्रोजन आप लिखो 60 से 80, तो इसका आधे से थोड़ा सा ज्यादा फास्फोरस लिखो, मतलब आधे से ज्यादा, आधा कितना हो गया 30 हो गया ना, 30 मतलब 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, ये सही माना जाएगा। इसी प्रकार से पोटेशियम क्योंकि पोटेशियम क्या है, पोटास जो है हमारी भारतीय मृदा में अच्छी खासी मात्रा में रहता है, इसलिए हमें कम मात्रा में पोटास की जरूरत पड़ती है। तो इसको जस्ट आधा सा थोड़ा सा ज्यादा लिख दो, मतलब इसको आप लिख दो 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। ये आप सभी फसलों में बनी फिक्स कर लो, किसको छोड़कर, ऐसी फसल को छोड़कर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। अब बोले सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं दलहनी फसलें जिनका कुल फैबेसी है, ध्यान से सुन लेना, जिसका कुल फैबेसी या लेग्यूमिनेसी है, और फैबेसी लेग्यूमिनेसी किसका कुल है, दलहनी फसलों का, या फिर तिलहनी फसलों में बात करें तो सोयाबीन का या मूंगफली का, है ना, इसका क्या है जो है फैबेसी कुल होता है। समझ रहे हो, वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्म जीव उपलब्ध रहते हैं, राइजोबियम उपलब्ध रहता है, तो इसलिए वहां पर नाइट्रोजन देने की आवश्यकता कम रहती है। ये बस आपको याद रखना है, बाकी की सभी फसलों में भली आप ये लिख के आ जाना, ये सब सही है, प्रत्येक फसल का याद नहीं करना। आप सोचो कि सर खाद उर्वरक 32 की 32 फसलों का याद करना, ना, आप तो केवल ये याद रख लो, है ना। और किस कुल को छोड़कर, इस कुल को छोड़कर, फैबेसी कुल को छोड़कर बाकी की सभी फसलों में आप यही नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का लिख के आ जाना, 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये लिखने का तरीका होता है। फिर आ जाइए, और क्या लिखा है, 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। ये भी अतिरिक्त में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 25 केजी जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, तो वो जो कमी पाई जाती है वो जिंक की कमी पाई जाती है। ये एक सूक्ष्म तत्व होता है जिंक। चलिए, उम्मीद है आपको जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा, किस प्रकार से आपको याद करना है ना, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। बातों को ध्यान से गौर करना है ना, कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना, उन चीजों को, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, वहां पर बेटर परफॉर्मेंस। अब देख लो, बनना नहीं तो तुम क्या कर दे, सभी 32 की 32 फसलों का खाद और उर्वरक आपको याद करते। याद करना जरूरी है, मैंने सिंपल तरीका बता दिया, ये लो खत्म कहानी। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, लिखो, नोट डाउन करो। फिर देखते हैं सिंचाई, है ना, सिंचाई देखते हैं। राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में मक्का खेती वर्षा ऋतु में ली जाती है। राजस्थान में मक्का की खेती क्या है, वर्षा ऋतु में ली जाती है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई हम तो मक्का को तीनों ऋतुओं में बो रहे थे, खरीफ में भी बोया हमने, हमने रबी में भी बोया,
हमने जायद में भी बोया, लेकिन राजस्थान में कब ली जाती है, तो ये याद रखना है वर्षा ऋतु में, यानी कि जो खरीफ की जो फसल होती है वो ली जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि राजस्थान में मक्का की खेती किस ऋतु में की जाती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ना होने पर प्रारंभिक बढ़वार के समय, प्रारंभिक बढ़वार के समय, फूल आने के समय, दाना बनते समय, नरमंजरी आते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखें। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था लिखो। अब क्रांतिक अवस्था लिखो, जहां पर जिस अवस्था पर हमें सिंचाई की आवश्यकता वही क्रांतिक अवस्था होती है। सबसे पहली क्या है, प्रारंभिक बढ़वार के समय, प्रारंभिक बढ़वार के समय यानी कि पौधा जब प्रारंभ में वृद्धि कर रहा है, फूल आने पर, जब फूल आ रहे हैं तब भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि सिंचाई क्या, पानी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता। अब वो पानी चाहो तो सिंचाई करके आप दे सकते हो, या बरसात आ जाए तब भी जो है आवश्यकता रहती है। दाना बनते समय, इस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। चौथा क्या है, नरमंजरी यानी कि जिसे हम कहते हैं टेसल आते समय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नरमंजरी यानी कि नर भाग को क्या कहा जाता है, टेसल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर भाग को, मक्का में नर भाग को क्या कहा जाता है, टेसल कहा जाता है। एक जो है मादा मंजरी, और मादा मंजरी यानी कि सिल्किन, ये भी क्वेश्चन आता है कि मादा भाग को क्या कहा जाता है, मक्का में सिल्किन कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। सिल्क टेसल सिल्क। सिल्किन मैंने लिख दिया कि नरमंजरी का निकलना सिल्किन होता है, वैसे क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूं सिल्क। तो याद रखना है, फिर बता रहा हूं, नर भाग को मक्का में क्या कहा जाता है, टेसल कहा जाता है। मादा भाग को मक्का में क्या कहा जाता है, सिल्क कहा जाता है। इन नर और मादा भाग में से सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले नर आता है, ये ध्यान रखना। टेसल सबसे पहले आते हैं, नर भाग सबसे पहले बनता है मक्का में, नर भाग सबसे पहले बनता है। इसीलिए मक्का को क्या है, प्रोटेंड्री। मक्का को प्रोटेंड्री बोलते हैं, यानी कि नर भाग का पहले दिखाई देना। जो फूल होता है ना, फूल में नर भाग होता है और एक मादा भाग होता है। नर भाग यदि पहले दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कहते हैं। तो मक्का क्या होता है, मक्का प्रोटेंड्री होता है। ये आप 10 नंबर चैप्टर में आप पढ़ोगे, या उससे पहले भी आप पढ़ोगे, है ना। तो ये भी याद रखना कि मक्का कैसा होता है, मक्का प्रोटेंड्री होता है, यानी कि नर भाग पहले दिखाई देता है। नर भाग को क्या कहा, टेसल कहा। मादा भाग को क्या कहा, सिल्क कहा। ये सभी क्या होती हैं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो ये जो हैं ये मुख्य होती हैं। सबसे, इन सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं में सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, नर मंजरी और मादा मंजरी आते समय। ये भी ध्यान रखना है। चलो लिखो इसे, है ना। ऐसे मत सोचना सर हमारे से तो रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ये है ना। चलो लिखो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
बाटीटा इसका जो अगला पार्ट है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो जिसने भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड करें, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे नंबर पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।